नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण 6 मार्कर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन अगर आप एज इट इज़ भी एग्ज़ाम में अपने लिख देंगे तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश शासन का भारतीय सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये हम क्वेश्चन उठा रहे हैं आधुनिक हिस्ट्री से। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में सुधार का क्रम आरंभ किया जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। दोस्तों आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि इस बार पेपर जो है पिछली बार से पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है और अब आपको प्रश्न के अंदर ही आपको स्पेस मिलेगा और आपको उसी में उत्तर लिखना है। तो इसीलिए आपको ऐसे ही मॉडल आंसर्स की देखनी चाहिए जिससे कि आप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि 1873 के एक्ट जो था उसके माध्यम से क्या था कि इस एक्ट के माध्यम से समाज सुधार का जो क्रम आरंभ हुआ था फ्रेंड्स, तो उसमें क्या था, समाज सुधार की कौन कौन सी चीज़ें की गई। समाज सुधार के तहत इसमें दोस्तों सती प्रथा का अंत हुआ। देखिए सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो उस समय जब अंग्रेजों ने भारतीय लोगों पर शिकंजे कसना चालू किया तो उसका भारत के लिए अच्छा प्रभाव रहा। तो अच्छा प्रभाव क्या रहा, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा। फिर दास प्रथा का अंत हुआ, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ ईश्वरचंद्र विद्यासागर के समय। दास प्रथा का अंत हुआ लॉर्ड एलनबरो दास द्वारा। शिक्षा का विकास हुआ, चार्टर एक्ट लाया गया शिक्षा हेतु। 1 लाख जो है 1835 में मैकाले आयोग लाया गया। 1958 में वुड डिस्पैच का मैग्ना कार्टा आया। अंतरजातीय विवाह 1875 में इनकी मंजूरी मिली। शिशुवध का अंत हुआ जॉन शोर के समय में। नरबलि प्रथा का अंत हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो दोस्तों ये थे कुछ समाज सुधार। और अब हम जो है बात करेंगे दोनों ही पक्षों पे, क्योंकि हमें आंसर ऐसा लिखना है जिसमें कि हमें एक जो सिविल सर्वेंट होता है उसकी दोनों ही भूमिकाएं आपके समक्ष दिखें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहे और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे। तो इसकी सीमाएं क्या क्या रही, देखिए जब अंग्रेजों के समय अनेक जनजातीय आंदोलन भी हुए जिनमें कि मुंडा विद्रोह हुए, कोल विद्रोह हुए और 1857 की क्रांति का कारण भी ये जो है इनका आधार बने, इनके जो समाज सुधार। देखिए ब्रिटिश शासन का जो सामाजिक इम्पैक्ट पड़ा है तो वो ये पड़ा है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों इसकी सीमाएं देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत तुर्क संघर्ष में राजपूतों की पराजय के किन्हीं 5 कारणों को समझाइए। राजपूत तुर्क संघर्ष में राजपूतों की पराजय के किन्हीं 5 कारणों को समझाइए। 11वीं-12वीं शताब्दी में राजपूत तुर्क के मध्य संघर्ष में राजपूत पराजित हुए और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। देखिए क्या था, राजपूत तुर्क संघर्ष में राजपूतों की पराजय के किन्हीं 5 कारणों को बताना है। तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में राजपूत तुर्क के मध्य संघर्ष में राजपूत पराजित हुए और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। राजपूतों की पराजय के प्रमुख कारण क्या थे? केंद्रीय सत्ता का अभाव था, भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था एवं उनके मध्य आपसी द्वंद्वता थी। तो पहला कारण क्या था कि केंद्रीय सत्ता का अभाव था। दूसरा कारण राजपूतों के पास स्थायी सेना का अभाव था। तीसरा रीजन है राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली थी। 1 साल सैन्य शक्ति का उपयोग, छद्म युद्ध का परित्याग किया इन्होंने राजपूतों ने, और निम्न प्रजाति के घोड़े इत्यादि थे जो कि युद्ध में दक्ष नहीं थे। तो ये एक प्रमुख कारण था, राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली थी। तुर्की अश्व सेना थी, उच्च अरबी नस्ल के घोड़े थे, रिजर्व सेना की उपस्थिति उच्च अरबी नस्ल के घोड़े थे, रिजर्व सेना की उपस्थिति थी। तो ये तुर्की अश्व सेना थी। फिर अन्य कारण क्या है दोस्तों? सामाजिक कारण है, जैसे कि सेना
सेना में सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के लोग थे। धार्मिक कारण क्या है इसके? अंधविश्वास, कूटनीति का परित्याग, गुप्तचर संगठनों का अभाव था। अगर आप इतना लिख सकते हैं, अगर आप भूले तो केंद्रीय सत्ता का अभाव था, राजपूतों के पास स्थायी सेना का अभाव था, राजपूतों की दोषपूर्ण युद्ध प्रणाली थी, और जो है सेना में सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के लोगों को शामिल किया गया था। धार्मिक कारण अंधविश्वास, कूटनीति का परित्याग, अंधविश्वास अधिक था, कूटनीति का परित्याग किया गया, और गुप्तचर संगठनों का अभाव था। अतः उपरोक्त कारण से राजपूतों की पराजय में महती भूमिका निभाई उपरोक्त कारणों। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें स्पेस देख पा रहे होंगे कि आपको कितने स्पेस का उपयोग करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही स्पेस का प्रयोग करना है और इसी में अपनी बात को पूर्णतः अच्छे तरीके से कहना है, ताकि आपकी जो है आपके अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आपके मेंस में आपको अच्छे नंबर मिलें। अब हम देखते हैं दोस्तों, एक आध और हम जो है कुछ 3 मार्कर भी पढ़ लेते हैं। 3 मार्कर में हम पढ़ते हैं अब भावभूति के बारे में। तो भावभूति जो है दोस्तों, ये कौन है? भावभूति संस्कृत भाषाई प्राचीन साहित्यकार हैं। तो एक पॉइंट ये हो गया। सबसे पहले कौन है ये? संस्कृत भाषाई प्राचीन साहित्यकार, कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि। इनका वास्तविक नाम क्या था? श्रीकंठ था। यशोवर्मन, याद रखिए आप, कन्नौज शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, वास्तविक नाम श्रीकंठ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मालती माधव, महावीर चरित और उत्तम रामचरित। तो ये भावभूति की प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों ताजमहल के बारे में। तो ताजमहल की स्थिति कहाँ है? ताजमहल है आगरा में। इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। इसके वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। और मुमताज की याद में सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है ये इमारत ताजमहल, और 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल था। तो आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? सबसे पहले इसकी स्थिति कहाँ है? आगरा में। निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। और मुमताज की याद में बनवाया गया, सफ़ेद संगमरमर से इसका निर्माण करवाया गया, और 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, भोपाल रियासत के मूल संस्थापक कौन थे? भोपाल रियासत के मूल संस्थापक थे दोस्तों दोस्त मोहम्मद खां। दोस्त मोहम्मद खां भोपाल रियासत के प्रमुख शासक थे, और 1723-24 ईस्वी में इन्होंने भोपाल रियासत की स्थापना की थी। दोस्त मोहम्मद खां अफ़गान शासक थे, और इनके द्वारा 1723-24 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना की गई। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी जगदीशपुर इस्लाम नगर। इन्होंने नाम रखा था, इस्लाम नगर नाम रखा था। राजधानी थी इनकी जगदीशपुरम। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिंधिया वंश की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों प्रारंभ में उज्जैन राणोजी महादजी सिंधिया के समय, किंतु 1810 के पश्चात दौलत राव सिंधिया द्वारा ग्वालियर को राजधानी बनाया था। तो ये आपको लिखना है कि प्रारंभ में राजधानी थी उज्जैन, राणोजी सिंधिया और महादजी सिंधिया के समय, किंतु 1810 ईस्वी के पश्चात दौलत राव सिंधिया द्वारा ग्वालियर को राजधानी बनाया गया। तो ये सिंधिया वंश की राजधानी 2 थी, उज्जैन और ग्वालियर। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों, हम अब बात करते हैं रानी अवंतीबाई के बारे में। तो रानी अवंतीबाई कौन थी? रानी अवंतीबाई दोस्तों रामगढ़ की रानी थी। 1831 में इनका सिवनी में जन्मी। गढ़मंडला के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन की विधवा थी। इनकी सहायिका कौन है? इनकी सहायिका है दोस्तों गिरधारी बाई। और 1857 क्रांति के समय खैरी गांव युद्ध में इन्होंने वार्डन को हराया था। 20 मार्च 1858 को रीवा तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना से लड़ते हुए ये शहीद हो गई फ्रेंड्स। तो आपको ये कुछ शब्द याद रखने हैं। कुछ आपको ये याद रखना है कि रामगढ़ की रानी थी, 1831 में सिवनी में जन्मी, गढ़मंडला के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन की विधवा थी, इनकी सहायिका कौन थी? गिरधारी बाई। और दोस्तों 1857 की क्रांति के समय खैरी गांव युद्ध में इन्होंने वार्डन को हराया था। 20 मार्च 1858 को रीवा तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना से लड़ते हुए ये शहीद हुई थी। तो हमने इसमें आज कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े दोस्तों? हमने क्वेश्चन पढ़े 2 6 मार्कर। 18 की ब्रिटिश शासन का भारतीय सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा,
राजपूत तुर्क संघर्ष में राजपूतों की पराजय के किन्हीं 5 कारणों को बताइए। इसके बाद दोस्तों कि कुछ 3 मार्कर हमने पढ़े, जिसमें भावभूति, ताजमहल, भोपाल रियासत के मूल संस्थापक कौन थे, सिंधिया वंश की राजधानी और रानी अवंतीबाई। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ आपके लिए निःशुल्क नोट्स भी उपलब्ध हैं, वो भी आप टेलीग्राम के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।